राजभवन के नाम को लेकर झारखंड में सियासी बवाल हुआ शुरू। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राजभवन का नाम बिरसा भवन रखने का दिया प्रस्ताव। विपक्ष ने जताया ऐतराज तो सरकार बोली बिरसा मुंडा के नाम का विरोध क्यों। हेमंत सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। साहिबगंज के नींबू पहाड़ में अवैध खनन मामले में याचिका हुई खारिज। सरयू राय ने कहा सीबीआई जांच में बड़े राजनीतिक कनेक्शन का होगा पर्दाफाश। विपक्ष का फिर सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन। सरकार के लिए 7 वादों को कराया याद। सत्तापक्ष ने कहा हसुआ की शादी में खुरपी की गीत। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा बीजेपी वाले कलाकार हैं ड्रामेबाज। पूर्णिया पहुंचे बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा ऐलान। कहा बिहार में 50 लाख करोड़ का आएगा निवेश। अपराध मुक्त और रोजगार युक्त बनेगा बिहार। धनबाद के केंदुआडी में 8वें दिन भी जारी है जहरीली गैस का रिसाव। कोल इंडिया के चेयरमैन ने राहत कैंप में लोगों से मिलकर की बात। विस्थापन की जगह फौरी राहत पर दिया गया जोर। लोगों ने की गैस रिसाव को बंद करने की मांग। जमशेदपुर के बड़े नाले के प्रदूषण का मामला विधानसभा में उठा। विधायक मंगल कालिंदी ने प्रश्नकाल में रखी मांग। टेल्को, बेको और टाटा पावर पर कार्रवाई की मांग। विधायक की पहल पर लोगों ने जाहिर की खुशी। बोकारो एयरपोर्ट विवाद फिर गरमाया। राजनीतिक रंग ले रहा है एयरपोर्ट का विवाद। बीजेपी नेता ने विधायक श्वेता सिंह से पूछे सवाल। एयरपोर्ट के लिए अब तक क्या किया गया प्रयास। 100 दिनों में उड़ान शुरू करने के वादे पर भी उठाए सवाल। सारण में एक रात में हुई 2 हत्याएं। रिविलगंज में क्षेत्र में पहली वारदात आई सामने। मांझी के दक्षिण टोला में हुई दूसरी हत्या में चाकू और तेजाब का हुआ था इस्तेमाल। प्राइवेट पार्ट को चीरकर आंख में डाला तेजाब। और जमशेदपुर में घायल हाथी के बच्चे का किया गया रेस्क्यू। बेहोशी और चल न पाने की स्थिति में था बच्चा। वन विभाग और चिकित्सकों ने की उसकी देखभाल। नमस्कार, टीवी 45 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृष्णकांत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीते दिनों केंद्र सरकार ने सभी राजभवनों का नाम बदलकर लोक भवन करने का आदेश जारी किया था। अब झारखंड सरकार ने रांची के राजभवन का नाम बिरसा भवन और दुमका के राजभवन का नाम सिद्धू कान्हू भवन रखने का प्रस्ताव दिया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने यह प्रस्ताव सदन में रखा। उन्होंने कहा कि राजभवन सरकार की संपत्ति है और उसके नामकरण का अधिकार राज्य का है। वहीं जेडीयू विधायक सरयू राय ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। वहीं विपक्ष के ऐतराज पर राजनीति भी शुरू हो गई है। नगर विकास मंत्री सुधीर विश्वनू ने कहा कि झारखंड की जनभावना और भगवान बिरसा मुंडा के नाम को अस्वीकार करने का अधिकार किसी को नहीं। राज्य सरकार की चल अचल संपत्ति के नामाकरण करने का अधिकार राज्य सरकार को है। उक्त के आलोक में मैं प्रस्ताव करता हूं कि रांची स्थित राजभवन का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर बिरसा भवन तथा दुमका स्थित राजभवन का नाम सिद्धू कान्हू भवन किया जाए। महोदय, राजभवन देश में है, सबका भारत की सरकार ने लोक भवन नाम रखा है, वही नाम रहना चाहिए। जरूरत है विधानसभा का नाम बदल दें, सचिवालय का नाम बदल दें, अपने अपने घरों का नाम बदल दें, मगर राजभवन के साथ इस तरह का व्यवहार उचित नहीं होगा। और अगर झारखंड राज्य अपने धरती आबा के नाम पर राजभवन का नाम करना चाहता है तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो माननीय वित्त मंत्री के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। झारखंड की जनता की जनभावना को वो अस्वीकार कर रहे हैं। भगवान बिरसा के नाम को अस्वीकार करने का साहस झारखंड। सुप्रीम कोर्ट से झारखंड सरकार को बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने साहिबगंज जिले के नींबू पहाड़ में कथित अवैध पत्थर खनन और ग्रामीणों पर हमले के मामले में हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को बरकरार रखा है। यानी ईडी के बाद अब सीबीआई भी मामले की जांच करेगी। हेमंत सरकार ने हाईकोर्ट की सीबीआई की जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका खारिज कर दी। पूरे मामले पर जेडीयू के इकलौते विधायक सरयू राय ने कहा कि जांच होगी तो बड़े पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आएंगे। वहीं सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट का मामला बताकर टिप्पणी से इनकार कर दिया है। ईडी ने इसका आधारभूत काम किया हुआ है, इससे सीबीआई को आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़ी अनियमितता का इससे पर्दाफाश हो जाएगा। इसमें कई सफेद उसके बिना तो संभव ही नहीं है। जितने लोगों पर कार्रवाई हुई है वो भी अपर्याप्त है और मुझे लगता है कि जांच होगी तो उच्च राजनीतिक कनेक्शन भी इसमें सामने आएंगे। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड ने अगर कोई जजमेंट दिया है
तो उस पर टिप्पणी करने का अधिकार मेरा नहीं है। रांची के बरियातू स्थित रिम्स परिसर, डीआईजे ग्राउंड और डॉक्टर कॉलोनी में न्यायालय के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रशासन ने लोगों को क्षेत्र खाली करने को लेकर कहा है, लेकिन यहां रह रहे रैयत विरोध में बैठ गए। उनका कहना है कि वे अधिग्रहण सीमा से बाहर रहते हैं और जायज लोगों को नहीं हटाया जा सकता। प्रशासन जेसीबी बुलडोजर से लगातार अतिक्रमण हटवा रहा है, जबकि स्थानीय लोग कानून और न्यायालय का सम्मान करते हुए न्यायपूर्ण कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसके बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि अब झारखंड की राजधानी रांची में जेसीबी चल रही है। राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल के परिसर में, या कह सकते हैं उसके क्षेत्रफल में आने वाले घरों को उजाड़ने की तैयारी की गई है और इस तैयारी के बीच बुलडोजर भी कहीं कहीं चलता दिख रहा है। लेकिन इस बुलडोजर के माध्यम से कई ऐसे लोग बेघर हो रहे हैं जो सदियों से, या कह सकते हैं वर्षों से वहाँ निवास करते हैं। लोगों के सुर भी बुलंद हो रहे हैं, विरोध, आरोप, तमाम चीज़ों के बीच लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इन लोगों से बात करेंगे। क्या कुछ ये मामला हुआ था? जेसीबी और बुलडोजर चलाने की बात हो रही थी, बार बार आप लोगों को यहाँ से निकालने की बात की जा रही थी कि स्थानीय लोगों को, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, पिछले कुछ दिनों पहले जो कागजात हम लोग जब देखते हैं और गजेटियर देखते हैं बिहार सरकार के समय का, जब रिम्स के लिए ज़मीन एक्वायर किए गए थे सरकार के द्वारा, तो उस समय हम लोग देख रहे हैं कि गजेटियर में 28 एकड़ का दिखला रहा है और 28 एकड़ का जब हम लोग चौहदी देखते हैं तो उस हिसाब से ज़मीन एक्वायर हो चुके हैं। और उसमें डॉक्टर्स कॉलोनी, रिम्स परिसर और हॉस्टल वगैरह सारे चीज़, उनका जो स्टेडियम है, पार्क है, सारा चीज़ बना हुआ है। अमराबादी मौजा और आपका कोकर मौजा दोनों मिलाकर ये किया गया है। सारा घर है और प्रभावित होने का जो लोग अतिक्रमण किया है वो लोग तो खैर प्रभावित होगा ही होगा, लेकिन जो लोग रैयत है, जो लोग यहाँ का मूल मालिक है, जो लोग यहाँ रिम्स का बिल्डिंग खड़ा करने के लिए अपना ज़मीन दिया, हम लोग तो पहले प्रायोरिटी इन्हीं लोगों को देंगे। सबसे ज़्यादा अगर इफेक्ट होगा तो इन्हीं लोगों का होगा। किसी का पक्का मकान नहीं है यहाँ पे, लोग एल्वेस्टर का है, कुछ कपड़ा घर भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत इन्हीं लोगों को है। गलत है। हम लोग तो यहाँ के आदिवासी, यहाँ के रैयत लोग का ये रहे हैं कि अगर हमारे ज़मीन अधिग्रहण है तो हम स्वेच्छा से छोड़ देंगे, लेकिन जो इंक्रोचमेंट जो किया है, जो अधिग्रहण ज़मीन पे जो है बड़े बड़े महल जो बने हैं, फ्लैट बने हैं, जो धंधा चला रहा है, उनको तो पहले तोड़िए और हमारा ज़मीन अधिग्रहण कहाँ तक हमको बताइए। हम ज़मीन तो खुद हम ज़मीन दिए हैं, लेकिन जितना ज़मीन दिए हैं वो तो ज़मीन हम दे दिए, हम उन पर हमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन जितना ज़मीन हम नहीं दिए हैं, जिसमें हमारा मकान, कच्चा मकान बना हुआ है, अल्पिटर शीट मकान हुआ है, आप इसमें किस अदा से नोटिस चिपका रहे हैं? मांग कर प्रशासन को भी हम लोग आगाह करते हैं कि आप अपना नापी कीजिए और अपना पेपर देखिए आपकी ज़मीन कितनी अधिग्रहण है। और आप पहले जो अतिक्रमण जो किया है जानबूझ के, जो व्यवसाय कर रहे हैं भाई, उनको आप ख़त्म कीजिए। अब उनको जो तोड़िए। हमारे तो एल्वेस्टर का है, कच्चा मकान है, हमारी मकान अगर अधिग्रहण में अगर पेपर दिखा देंगे तो भाई अपने मकान आपको हटाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आपको हम सहयोग करें। मेरा तो कहना है कि जो रिम्स के द्वारा जो अधिकरण का जो मामला है, हम सरासर गलत मानते हैं। ये जांच का विषय है। जायज़ जो काम हो उसी को करना उचित होगा, अन्यथा अगर किसी रैयत की ज़मीन लूटी जाती है, उनको बेघर किया जाता है, तो आने वाले समय पर ये आंदोलन को भी बाध्य होंगे। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रशासक की ओर से इन तमाम बातों पर ध्यान दिया जाता है या फिर इसी तरह से सरकार का बुलडोजर इन। सुपौल के नरपतगंज प्रखंड में स्वास्थ्य विभाग के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाती एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि रुक्मणी एजेंसी नामक मेडिकल स्टोर पर हमारी टीम को दवा खरीदने के बाद जब बिल मांगा गया तो दुकानदार ने बेहद गैर जिम्मेदाराना अंदाज में जवाब दिया कि बिल बाद में ले आइए, ये बिहार है, हमारे यहाँ ऐसे ही चलता है। दुकानदार का यह बयान न सिर्फ नियमों का मजाक उड़ाता है बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है। दुकान के बाहर डॉक्टर नीलेश प्रधान और डॉक्टर अमृता वर्मा के नाम का बोर्ड लगा हुआ है, जिससे ये संदेह और गहरा हो जाता है कि यहाँ डॉक्टरों के नाम का इस्तेमाल कर चिकित्सा कानूनों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है।
चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र में कदहे गांव में सो रहे जुड़वा बच्चों में से एक को अज्ञात चोरों ने चुरा लिया। लापता बच्चा मात्र 6 माह का है। पिता ने तुरंत थाने में आवेदन दिया है, जिसे लावालौंग थाना प्रभारी प्रशांत कुमार मिश्रा ने पुष्टि की। आपको बता दें कि ये क्षेत्र नक्सल प्रभावित है और घटना मानव तस्करी या बच्चा चोरी गैंग से जुड़ी लग रही है। पुलिस ने गहन जांच शुरू कर दी है और पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। जमशेदपुर के परसुडी थाना क्षेत्र के हरहर गुट्टू स्थित आशा कुंज में एक बड़े चोरी कांड का खुलासा हुआ है। घर मालिक हृदयनाथ सिंह 29 नवंबर से कटिहार में थे और घर की चाबी उन्होंने अपने रिश्तेदार राजीव कुमार सिंह को दे रखी थी, जो रोज घर देखने आते थे। 10 दिसंबर की सुबह पड़ोसी ने फोन कर बताया कि मुख्य गेट का ताला और कुंडी टूटी हुई है। राजीव सिंह मौके पर पहुंचे तो पाया कि घर के सभी ताले गायब थे। सीसीटीवी कैमरे की तारें काटी गई थी और सभी कमरे अस्त व्यस्त थे। अलमारी, लॉकर और बॉक्स बेड तोड़कर चोर तकरीबन 15 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने और 10,000 रुपए नकद ले गए। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है और घर मालिक ने पूरे मामले की गहन जांच और कार्रवाई की मांग की है। चतरा पुलिस ने संघरी घाटी टेम्पू लूटकांड का मात्र 72 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से लूटी हुई टेम्पो, 2 मोबाइल और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। अपराधी टेम्पो को बेचने की फिराक में थे, तभी पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग जो है लूटे गए टेम्पू को बेचने की फिराक में हैं। उक्त सूचना के आलोक में त्वरित कार्रवाई की गई तथा भुइयाडी के क्षेत्र में छापामारी करते हुए टेम्पू तथा लूटे गए मोबाइल फोन को बरामद किया गया एवं 4 व्यक्तियों को। सुपौल में पिपरा नगर पंचायत क्षेत्र के पिपरा बाजार में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। ईओ प्रियंका कुमारी, नगर पंचायत कर्मी और पुलिस बल की मौजूदगी में दुकानों के सामने बने अवैध शेड और सड़क किनारे अस्थायी निर्माणों को हटाया गया। वहीं कार्रवाई के दौरान कई दुकानदारों ने विरोध जताते हुए आरोप लगाया कि अभियान खानापूर्ति जैसा रहा और कुछ खास लोगों के अतिक्रमण को छोड़ दिया गया। बिजली बाधित किए बिना कार्रवाई करने पर भी लोगों ने आपत्ति जताई। वहीं सीओ ने कहा कि अभियान जारी रहेगा और चरणबद्ध तरीके से बाजार को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। अतिक्रमण खाली कराया जा रहा है वो तो अच्छी बात है, जहाँ भी जाम लगता है वहाँ होना चाहिए, परंतु बगैर बिजली विभाग को इन्फॉर्मेशन दिए हुए ये कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि अभी लाइट है ही मार्केट में और ये देख लीजिए जेसीबी चल रहा है। अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, आप लोग अपने स्तर से देखिए। कौन तोड़ रहा है? सरकारी जमीन सबको तोड़िए, हम नहीं तोड़ लेंगे, हटा लिए। रोड के जमीन को खाली कराया जा रहा है। जो भी ठेला वगैरह लगाते हैं अब यहाँ नहीं लगाएंगे। बस जो भी लगाते हैं बीच बाजार में वो सब अभी नहीं लगेगा। दुकानें जो सामने से जिनके दुकान के आगे छप्पर वगैरह लगाए रहते हैं, बाहर दुकान लगाते हैं, वो अब नहीं लगेंगे। अतिक्रमण सब जगह हटाया जा रहा है। जाम का समस्या पिपरा में लगातार बना हुआ रहता है, उसके कारण जो भी अतिक्रमण किए हुए हैं। गुमला में जिला परिवहन पदाधिकारी की टीम ने मालवाहक और यात्री वाहनों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ओवरलोडिंग, बिना परमिट और नियम उल्लंघन के मामलों में कुल 2,20,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। बॉक्साइट लदे ट्रकों की ओवरलोडिंग और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को विशेष रूप से निशाने पर लिया गया। कार्रवाई के दौरान शैलेंद्र नामक यात्री बस बिना वैध परमिट पकड़ी गई और तुरंत जब्त कर ली गई। कई वाहनों में अतिरिक्त लाइटें, अमान्य कागजात और चालकों के पास लाइसेंस की कमी पाई गई। साथ ही दोपहिया चालकों पर बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग और रोंग साइड ड्राइविंग के मामलों में भी चालान काटे गए। डीटीओ ने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और सड़क सुरक्षा को खतरे में डालने वाले किसी भी वाहन या चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबरें और भी है, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में बढ़ते हैं आगे। बगहा में प्रशासन ने ऑपरेशन बुलडोजर के तहत सड़कों और सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज कर दी है। डीएम के निर्देश पर एनएच 727 और शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर सीओ वसीम अकरम और पुलिस टीम ने फुटपाथ, ठेला, खोमचा,
हटवाए। साथ ही साथ दोबारा अतिक्रमण करने पर जुर्माने और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। नगर प्रशासन ने बगहा और आसपास के बाजारों में 150 से ज्यादा दुकानदारों को नोटिस देकर एक सप्ताह में खुद अतिक्रमण हटाने को कहा है। समय सीमा बीतने पर फिर से जेसीबी चलाकर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। गन्ना के वजह से जो है, पिड़ाई के सीजन के वजह से जो है बहुत सारा जाम लगने की समस्या आ रही है। क्योंकि जो है ये यातायात जो है प्रभावित न हो, तो जिला पदाधिकारी निर्देशानुसार जो है सभी जगहों पे जहाँ भी रोड पे अतिक्रमण की संभावना है या अतिक्रमण किया जा रहा है लोगों के द्वारा, उन जगहों को चिन्हित करके वहाँ से अतिक्रमणकारियों को जो है हटाया जा रहा है, ताकि जो है रोड पे परमानेंट अतिक्रमण का शकल ना ले लें। आपका नाम? मेरा नाम वसीम अकरम, मैं सीओ बगहा। मोतिहारी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्वेता भारती ने सुगौली स्थित टीबीटीएस गोदाम का औचक निरीक्षण किया और वहां गंभीर लापरवाही उजागर हुई। निरीक्षण के दौरान एसडीएम मौके से नदारद मिले। वहीं गोदाम में रखा सरकारी अनाज कचरे की तरह बिखरा पाया गया। फटी बोरियां, चावल गेहूं की मिली जुली हालत और फर्श पर फैला अनाज जिसे चूहे तक खा रहे थे। इस अव्यवस्था पर एसडीओ ने कड़ी नाराजगी जताई है। साथ ही साथ गोदाम प्रबंधक सहित संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि स्टॉक रजिस्टर के ऑनलाइन और ऑफलाइन डाटा में भी अंतर मिला है। सुगौली टीपीडीएस गोडाउन में मेरे द्वारा जांच की गई, तो उसमें सबसे पहले तो वहाँ पे जो एजीएम है वो उपस्थित नहीं थे। रांची में मानव अधिकारों के बढ़ते उल्लंघन के खिलाफ कई सामाजिक संगठनों ने अल्बर्ट एक्का चौक पर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने बैनर और तख्तियां उठाकर मानव अधिकार हनन पर चिंता जताई। साथ ही कहा कि आज भी लोगों में जागरूकता की कमी है, जिसके कारण ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मानव अधिकार संरक्षण को मजबूत करने की मांग की। मौके पर मौजूद सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने विचार हमारे संवाददाता मौजूदीन से साझा किए। देखिए ये रिपोर्ट। राज्य सहित पूरे देश भर में मानव अधिकार को लेकर लगातार चल रहे आंदोलन के बीच अभी भी मानव अधिकार का हनन हो रहा है। लोगों का ये मानना है कि मानव अधिकार पर जो संस्थाएं हैं वो सही दिशा पर नहीं चल रही है और इसी को लेकर राजधानी रांची में लोगों का विरोध सड़कों पर उतरकर देखने को मिल रहा है। हमारे पीछे की जो तस्वीर है साफ तौर पर इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि अभी भी मानव अधिकार को लेकर जो सिस्टम है उसका पहिया धीरे चल रहा है और यही वजह है कि लोगों को अब सड़क से सदन तक या सरकार तक अपनी बातें पहुंचाने की दरकार पड़ रही है। तो चलिए कुछ लोग हैं, इन लोगों से जुड़ते हैं। क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्यों आप लोग संविधान को लेकर संवैधानिक संस्थाओं में ऐसे मानवाधिकार को लेकर के? मानवाधिकार हमारा प्राकृतिक और राजनीतिक दोनों तरह अधिकार है जो बरकरार है संविधान के थ्रू, और उस पर प्रतिरोध हर समय चलता रहता है जब भी उसका उल्लंघन होता है। आज चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है और यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर हैं उसमें हम भारत सिग्नेटरी है, इसीलिए हम यहाँ खड़े हैं लोगों को जागरूक करने के लिए कि हमारे जो मानवाधिकार हैं वो बचे बचाए रहें, वो सुरक्षित रहें। हर मानव का अधिकार, जो भी मानव का अधिकार है वो उसको सुरक्षित, ये मानव का अधिकार, कोई नागरिक और किसी ऐसी कोई बात इसमें बाधा नहीं है। सही मायने में मानवाधिकार का जो मूल मंत्र होता है, जो उसका सिस्टम होता है, जो उसकी शक्तियां होती है, क्या वो लोगों को प्रदान की जा रही है वर्तमान समय में? देखिए, प्रदान करने की जहाँ तक बात है वो संविधान में तो प्रदत्त हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन जो है, कार्यान्वयन करने में जो सरकारों की तरफ से ढीलापन होता है, कई बार वो तकनीकी होता है, कई बार वो राजनीतिक अर्थ से होता है, वो एक विशेष चीज़ है, वो ध्यान देने की चीज़ है। इसीलिए हर आदमी को, हर व्यक्ति को, हर इंसान को, हर मानव को ये जानना होगा कि उसके कुछ अधिकार हैं जो दुनिया के हर संविधान में प्रदत्त है। देखिए, हम देश भर में ये देखते आ रहे हैं कि अन्य दिन हर दिन महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ते ही जा रहा है और इसके खिलाफ सरकार को कुछ करना चाहिए। वो चुपचाप बैठी है और यहाँ आदिवासियों को नक्सली बोल बोल करके मारते चले जा रही है, ज़मीन खाली करते जा रही है ताकि वो कॉरपोरेटों को जगह दे सके खनन करने के लिए। सबसे पहले तो लोगों को जो उनका हक अधिकार जो होता है, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स को जो दिया गया है, ह्यूमन लोगों को, लोग मानव को दिया गया है, उनको उल्लंघन करने के हमेशा लगातार प्रयास किया जाता है। रियल में लिखा हुआ है संविधान में, लेकिन क्या वास्तव में लागू होता है? वास्तव में सरकार को लागू करना चाहिए। संघर्ष और आगे करना बाकी है। संघर्ष बाकी है या संघर्ष कहाँ तक जाएगा? संघर्ष तो होता ही हो रहा है छिटपुट ढंग से। आप ये तो आज एक खास दिवस है, इसलिए हम लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। चलिए, तो 10 दिसंबर का दिन है। मौजूद लोग ये मानते हैं
के हक अधिकार अगर नहीं मिलता है तो हम संघर्ष के रास्ते पर जाएंगे और सीधे तौर पर झारखंड राज्य और पूरे देश से ये आवाज़ हमेशा बुलंद होती रही है कि हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है और झारखंड के लोग आज भी संघर्ष के रास्ते चल ही रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि मानव अधिकार को लेकर ये संघर्ष कहां तक चलता है और सरकार और हुकूमत इस पर कितनी अमली जामा पहनाती है, ये आने वाला समय बताएगा। सहयोगी शिव के साथ मोइजुद्दीन, TV 45 रांची। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज राजकीयकृत उच्च माध्यमिक विद्यालय में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। स्विचन वेलफेयर फाउंडेशन ने यहां फ्री डिजिटल लर्निंग लैब और फ्री कंप्यूटर शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके तहत छात्रों को कंप्यूटर, साइबर सुरक्षा और AI जैसी आधुनिक तकनीक की निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार और फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से ये पहल ग्रामीण छात्रों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलने वाली साबित हो रही है। जो साहेबगंज विद्यालय है एक सुदूरपुर गांव में पड़ता है और यहाँ तकनीक की काफी अभाव था और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम स्विचन ग्रुप को, जिन्होंने इस सुदूरपुर गांव को चुना और यहाँ के बच्चे उत्सुक से बहुत दिनों से, लेकिन उस तरह का नहीं मिल रहा था माहौल और इन्होंने आकर दिया और बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बुक है वो हम लोग अभी डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, साथ में बैग भी हम दे रहे हैं। अभी भी मैं कहूँगा कि मेरा सबसे बड़ा जो उद्देश्य है पर्पस है डिजिटल लिटरेसी, ताकि हमारे बच्चे कंप्यूटर, साइबर और AI के बारे में सीखें और हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और जो लोग बिहार से बाहर नहीं जाएंगे, बिहार का पैसा। धनबाद जिले में पुलिसिंग में सुधार दिखा जा रहा है। 6 महीने पहले जहां लंबित मामले 4300 से ज़्यादा थे, अब ये संख्या करीब 2200 रह गई है। नवंबर में कुल 413 नए मामले दर्ज हुए और 603 मामलों का निष्पादन हुआ, जिससे लंबित मामलों में कमी आई। वारंट और कुर्की कार्रवाई में भी सफलता मिली है, जबकि चोरी और गृह वेदन की घटनाओं में भी कमी आई। SSP प्रभात कुमार ने दिसंबर तक लंबित मामलों को 2000 तक लाने का लक्ष्य रखा है। अधिकांश थाना प्रभारी अच्छा काम कर रहे हैं। कमजोर प्रदर्शन करने वालों को चेतावनी दी गई। साइबर में 20 नहीं हो पाया टारगेट का, बताइए। जमशेदपुर के कुमार डूंगी के हाट गम्हरिया वन क्षेत्र में वन विभाग ने ग्रामीणों की सूचना पर घायल हाथी के बच्चे को रेस्क्यू कर हाट गम्हरिया वन कार्यालय लाया। बच्चा बेहोशी और चल न पाने की स्थिति में था, जहां वन विभाग और बाहरी चिकित्सकों ने लगातार 72 घंटे तक उसकी देखभाल और उपचार किया। ISF प्रशिक्षु प्रशांत बाविस्कर ने बताया कि बच्चे को पूरी तरह स्वस्थ करने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में इसे परिवार से मिलाने की कोशिश की जाएगी। मुंगेर के पास हवेली खड़गपुर झील इन दिनों सैलानियों का पसंदीदा ठिकाना बनी हुई है। ठंड के मौसम में गुनगुनी धूप और पहाड़ियों के बीच ढलते सूरज का मनमोहक नज़ारा देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। आधुनिक सुविधाओं से लैस होती ये झील अब पिकनिक और घूमने फिरने वालों के लिए एक परफेक्ट वीकेंड डेस्टिनेशन बनती जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। दिसंबर का महीना है, 2025 जाने को है, नया साल 2026 आने वाला है। ऐसे में पर्यटक पिकनिक और घूमने के लिए निकल रहे हैं। जैसे जैसे मौसम में ठंडक बढ़ रही है, प्रकृति प्रेमियों का रुझान पर्यटन स्थलों की ओर देखने को मिल रहा है। ऐसे में मुंगेर जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच बनी हवेली खड़गपुर झील पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। हरे भरे पहाड़ों से घिरी ये झील अपनी अलौकिक सुंदरता, शांत वातावरण और मनमोहक फिजाओं और सुंदर झील के कारण सैलानियों के लिए घूमने का हमेशा से पसंदीदा जगह रही है। बहुत घूमने के लिए जगह, इसलिए खड़गपुर झील बहुत प्रसिद्ध है और बहुत दूर दूर से जगह लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए। और बहुत सी सुविधा है, गर्म पानी का है, 2-3 जगह गाड़ी से भी जाकर नहा सकता है गर्म पानी में। भौरा कुंड है, रमेश्वर कुंड है, नाव का बोट का व्यवस्था है। अगर लोग यहाँ जितना ज़्यादा आएगा तो उसको बहुत ज़्यादा सुविधा है घूमने के लिए। बहुत लोग घूमता है, पिकनिक का बहुत अच्छा जगह है और यहाँ है कि कोई तरह की दिक्कत नहीं है। ज़्यादा लोग आते हैं, जैसे कि आप
अब हो गया ये महीना जो चल रहा है, इसके बाद अभी मार्च तक चलेंगे पूरा भीड़। पारा लुढ़कते ही झील की खूबसूरती और अधिक निखर जाती है, जो लोगों को अपनी ओर खींच लाती है। सबसे खास बात यह है कि सूर्यास्त के समय झील का नजारा किसी स्वप्निल दृश्य से कम नहीं। ढलते सूरज की लालिमा जब झील के पानी पर बिखरती है तो वातावरण में एक अद्भुत रौनक छा जाती है। पहाड़ियों की आड़ में झील के पीछे सूरज की सुनहरी किरणों के साथ ढलना सैलानियों के लिए अविस्मरणीय अनुभव बन जाता है, जिसकी तारीफ करते सैलानी नहीं थकते। हम लोग यहाँ नाव चलाते हैं, 2 महीना ठंड आता है तो 2 महीना चलाते हैं, उसके बाद इसी से जीवन यापन होता है। उसके बाद जो है ना मछली मार करके जीवन यापन करते हैं। प्रकृति प्रेमी और पर्यटक यहाँ से सनसेट के दृश्य को अपने मोबाइल और कैमरों में कैद करते नजर आते हैं। वहीं हवेली खड़गपुर झील को पर्यटन असली के रूप में विकसित करने के लिए व्यापक कार्य किए जा रहे हैं, जिसके लिए अब तक कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट, आधुनिक लाइटिंग, सड़क निर्माण के साथ साथ आकर्षक सेल्फी पॉइंट का निर्माण पूरा हो चुका है। झील में बोटिंग की भी सुविधा मौजूद है, जिसे और बेहतर बनाया जा रहा है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए अन्य कार्य भी तेजी से जारी है। कमी तो है थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। कम हुआ यहाँ पे स्टेप नहीं है, स्टेप एक जरूरी था, है ना। स्टेप एक ये जरूरी था, और ये जो पुल पास किए ना, पुल जो पास किए हम, उसमें भी एक सेफ्टी का जरूरत है। शहर के शोर शराबे से दूर ये झील आज पिकनिक और घूमने फिरने का बेहतरीन स्थल बन चुकी है। दूर दराज से आने वाले सैलानी देर शाम तक यहाँ रुककर सूर्यास्त का अतुलनीय नजारा देखने की प्रतीक्षा करते हैं। मुंगेर से टीवी 45 के लिए मोहम्मद इम्तियाज की रिपोर्ट। धनबाद के केंदुआडीह में गैस रिसाव के आज 8 दिन हो गए। गैस रिसाव रोकने की कोशिश की कामयाबी अब भी कोसों दूर नजर आती है। अलबत्ता हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। इस बीच कोल इंडिया के चेयरमैन सनोज झा ने प्रभावित लोगों से मुलाकात की। बीसीएल और जिला प्रशासन की तरह कोल इंडिया चेयरमैन ने विस्थापन की बात नहीं की है। लोगों ने कहा पहले गैस रिसाव बंद हो। कोल इंडिया चेयरमैन ने कहा गैस रिसाव रोकने की ही कोशिश हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। धनबाद के केंदुआडीह में 8वें दिन भी जहरीली गैस का कहर कायम है। कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव खतरनाक लेवल तक पहुंच गया है, जिसे लेकर तमाम काबिल एक्सपर्ट की टीमों से लेकर खुद कोल इंडिया के चेयरमैन सनोज झा तक परेशान है। गैस रिसाव के 8वें दिन खुद कोल इंडिया के चेयरमैन अपने लाव लश्कर के साथ केंदुआडीह पहुंचे। पहले राहत कैंपों का मुआयना किया, फिर लोगों से बात की। कोल इंडिया चेयरमैन मौके की नजाकत को समझ गए, लिहाजा उन्होंने बीसीसीएल और जिला प्रशासन की तरह विस्थापन की बात नहीं की। उन्होंने फिलहाल फौरी तौर पर लोगों की जान बचाने की बात की। लगे हाथ ये भी बताया कि इस लेवल तक गैस रिसाव में रहना खतरनाक है। जाने का सबसे अच्छा तरीका वही है कि लोग शिफ्ट कर पाए। हम नहीं कह रहे हैं कि परमानेंटली शिफ्ट करें, पर जो भी शेल्टर्स बना के रखे हैं वहाँ पे अपने आप को बचा के रखें। सबसे अच्छा तरीका वही है। उनकी तो हम बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कह रहे हैं कि अभी मुश्किल समय है, अपनी जान बचाएं। सब लोग अपनी भी बचाएं, दूसरों की भी बचाएं। और विस्थापन की बात, विस्थापन एक अलग बिंदु है जिसपे की अलग से चर्चा की जा सकती है। अभी का समय ऐसा है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी गैस है जिससे कि जान का खतरा बहुत ही ज्यादा, लोगों को पता भी नहीं चलता है। कोल इंडिया चेयरमैन की बातों को वाजिब बताते हुए लोगों ने कहा कि पहले गैस का रिसाव बंद हो, उसके बाद बातचीत का माहौल बने, फिर बात की बात बनेगी। यहाँ का ग्रामीणों का कि पहले आप गैस का रिसाव बंद करें, उसके बाद एक खुशनुमा माहौल बनाएं और तब आप लोगों के बीच में जाएं, तब वार्ता करें, तभी ये संभव हो पाएगा। गैस रिसाव रोकने के मसले पर बीसीसीएल सीएम भी कह रहे हैं कि काबिल एक्सपर्ट की टीम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों व्यवस्था पर काम कर रही है। वहीं कोल इंडिया के डीटी यानी डायरेक्टर टेक्निकल कह रहे हैं कि गैस रिसाव रोकने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन समय के साथ समस्या और संकट दोनों बढ़ेंगे। आप लोग तो सब यहाँ के हैं, सब देख भी रहे हैं। इसी जांच व्यवस्था आदि के लिए, रोकथाम के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक क्या योजना हो सकती है, देश की सब अच्छे से लगी है। टाइम लगेगा, उस टाइम का क्या करेंगे हमें ये समझना होगा। 10 दिन, 15 दिन, महीना भर, 1.5 महीना, क्योंकि कुछ पक्का नहीं, नीचे क्या हो रहा है कोई नहीं जानता। इट इज टोटल अनसर्टेन। सो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि ये जो ट्रांजिट पीरियड है, इस पीरियड में काइंडली लोग जो है इस चीज को समझे कि मामला बहुत कुछ है और ये प्रॉब्लम बढ़ेगी टाइम के साथ। ये जितना आप देख रहे हैं ये बढ़ने वाला, घटने वाला नहीं। तमाम कवायदों के बावजूद लोगों में बीसीसीएल और जिला प्रशासन को लेकर गुस्सा बरकरार है। लोग पूछ रहे हैं कि 2 महिलाओं की मौत हो गई, लेकिन अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, क्यों? हम लोग के समय में गैस निकालने के लिए पंखा चलता था, वो गैस निकालने वाला पंखा बंद कर दिया गया। जाहिर है कि ये कौन परमिशन दिया?
बीसीसीएल 100% दोषी है। बीसीसीएल पर अभी तक जिला प्रशासन 2 लोग मरा, उस पर केस क्यों नहीं हुआ? हम अभी तक जिला प्रशासन से और जो भी लोग यहाँ हैं, चाहे वो स्थानीय जो भी प्रतिनिधि है, उनसे भी हम पूछना चाहते हैं कि आप लोगों ने इस पर अभी तक FIR क्यों नहीं हुआ? खैर, बीसीसीएल की एक्सपर्ट टीम की गैस रिसाव को रोकने की कोशिश कामयाबी से कोसों दूर। दूसरी तरफ लोगों की सेफ्टी को ही परमानेंट सॉल्यूशन बताया गया, जिसे लेकर लोगों का पारा 7वें आसमान पर है। लोग कहीं और जाना नहीं चाहते, बल्कि गैस रिसाव को बंद करना चाहते हैं। यही वजह है कि विस्थापन शब्द सुनते ही लोग बेकाबू हो जाते हैं। धनबाद से टीवी 45 के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। खबर मधेपुरा से है, जहां मधेपुरा के भूपेंद्र चौक पर एक हाई वोल्टेज ड्रामा आज देखने को मिला है। बता दें आपको कि एक प्रेमी जोड़ा होटल से बाहर निकल रहा था, तभी युवती के परिजन ने युवक को घेर लिया और शादी का दबाव डालना शुरू कर दिया। लेकिन युवक ने कहा कि उसकी शादी पहले से कहीं और तय हो चुकी है। भीड़ बढ़ने लगी और युवक के साथ बदसलूकी होने लगी। मामला पुलिस तक पहुंचा। सदर थाना की टीम ने युवक और युवती को थाने लेकर पूछताछ शुरू की। लड़की के परिजन शादी के लिए जिद पर अड़े हुए हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुपौल सदर अस्पताल में एक सनसनीखेज और बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यहां SNCU वार्ड में भर्ती एक नवजात के लापता होने की खबर है। जन्म के बाद इलाज के लिए भर्ती किए गए बच्चे को परिजनों ने सुबह दूध पिलाकर स्टाफ को सौंपने का दावा किया, लेकिन कुछ ही देर में नवजात रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर ललन ठाकुर खुद मौके पर पहुंचे और CCTV फुटेज खंगालना शुरू किया। सवाल अब सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे हैं और परिजन अपने बच्चे की सुरक्षित बरामदगी की गुहार लगा रहे हैं। हम तो देह लिया कनी एलिए या हल्ला केल के न पुलकुमारी तब एलिए। तू बच्चा ले कत गेल रहे? ओए रोम बउआ के पीबे ले गेलिए। ओकर बच्चा ले केला रहते? हां बच्चा के एते ले केला रहे? एलिए। CCTV में कहां देखा रहल छै तू बच्चा ले केला हन? गो एलिए बाबू गो कना के चिने गो। तो कत बच्चा गायब भ गेले? रास्ता में तू कत छ? अभी तक CCTV में तोहर नजर नहीं आब रहल छै तू के? कतो ना आबे छै। तो बच्चा लेके सिर्फ निकल हन, वह टा दिख रहल छै। एलिए कनी बजे झाड़ा फिर देल के त ये कनी साफ करे लगलिया। हमर जमाया छै दोनों को दवा पिया देलिए। हमर बेटी कल के मां हमरा त कान लेल नहीं छै दे या त एलिए दे ला कहे छै नहीं त की कहबो ग। बच्चा मधुबनी जिले का है, उसका निर्मली में डिलीवरी हुआ था। 7 तारीख को यहाँ एडमिट हुआ है। आज 10 बजे के लगभग उसको दूध पिलाने के लिए उसकी नानी ले गई। CCTV कैमरा में उसकी नानी फिर वापस बच्चे को लाई है, इसका फोटो नहीं है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV 45, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।